भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और छद्म धर्मनिरपेक्षता की चर्चा पुरानी है। द केरला स्टोरी ने एक बार फिर से इसको बहस में ला दिया है। एक तरफ केरला स्टोरी पे प्रतिबंध लगाने वाले प्रांत हैं जो अपने को सेकुलर कहते हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ में द केरला स्टोरी को देखने जाते हैं। ये दो प्रकार की विचारधारा एक बार फिर आमने सामने हो गई हैं। अब दोनों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जमीन पर जो दिख रहा है, जो व्यवहारिकता दिख रही है, उस पर विचार करना आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ ने उसको टैक्स फ्री किया, देखने गए, केवल ये फिल्म देखने तक उन बात सीमित नहीं है। ये बात पूरी की पूरी जो विचारधारा है उस पर केंद्रित है। तो 6 वर्ष का अगर उनका कार्यकाल देखें तो ये प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, पहले की स्थिति लोग जानते हैं। इस प्रदेश में सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र की, उन सबको बिना भेदभाव के लागू किया गया है और उसमें लाभान्वित होने वाले लोगों से कोई भेदभाव नहीं किया गया और सभी वर्ग के लोगों तक लाभ पहुंचना सुनिश्चित हुआ है। अगर सरकार की माने तो ये सच्ची धर्मनिरपेक्षता है, जिसमें धर्म और मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, तो हर धर्म के पर्व उत्सव होते हैं, सबको मनाने की पूरी स्वतंत्रता है मर्यादा में रहते हुए। और यहाँ प्रदेश में एक दूसरे के धार्मिक जुलूसों पे भी कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, वो भी शांति सौहार्द के साथ लोग रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता है। केरल की सच्चाई केरला स्टोरी में बताई गई। वहाँ जो सरकार है, पहले भी थी आज भी हैं, वो सरकारें अपनों को सेकुलर कहती हैं और उनके जानकारी में ये सब होता रहा जो केरला स्टोरी में बताया गया। और इसके तार आतंकी संगठनों तक से जुड़े हैं। किस तरह बालिकाओं का शोषण हुआ, किस तरह आतंकी गतिविधियों तक उनका विस्तार किया गया, ये उसमें बताया गया है। तो ये वहाँ का सेकुलरिज्म है। पश्चिम बंगाल पर ध्यान दीजिए, ममता बनर्जी ने तो फौरन इस पे प्रतिबंध लगा दिया, कहा शांति व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। ममता बनर्जी कह रही हैं। जिस प्रदेश में राजनीतिक हिंसा होती है, जिस प्रदेश में चुनाव के बाद उनको सबक सिखाया जाता है, जिसने सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन नहीं किया, आग लगाई जाती है, अपहरण किए जाते हैं और सरकार मौन बनी रहती है, उसके प्रशासन को हाथ बांध दिए जाते हैं, ये वहाँ की धर्मनिरपेक्षता है, ये उनका सेकुलरिज्म है। ये इस पर चर्चा होनी चाहिए देश में कि जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को जो दावेदारी की वो कितने धर्मनिरपेक्ष थे। जिन्होंने सच्चाई को दबाने का काम किया, क्या वो समाज के हित में था, क्या वो देश के हित में था। जम्मू कश्मीर घाटी में दशकों तक सेकुलर शासन अपने कहने वाला रहा और कश्मीर घाटी से हिंदुओं का पलायन होता रहा, सरकारें मौन बनी रहीं, ये उनका सेकुलरिज्म था। और इसी प्रकार केरल में हुआ, देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल उसी रास्ते पर चल रहा है। तो ये स्थिति को समझना होगा। तो आज उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो उदाहरण दे रहा है कि किस तरह सबका साथ सबका विकास किया जा सकता है, किस तरह सभी धर्म मजहब के उपासना पद्धति के लोग शांति और सौहार्द के साथ रह सकते हैं, तो ये एक उदाहरण है। इसीलिए योगी मॉडल की चर्चा दुनिया में हो रही है। तो भारत में आज इसी तरह की आवश्यकता है। सबको साथ में रह के चलना है, सबको साथ में मिलकर चलना है। तो जो भी पूरा समुदाय कभी दोषी नहीं होता है। चंद लोग हैं जिन्होंने चाहे केरल में हरकत की हो, चाहे कश्मीर घाटी में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं। इन्हीं लोगों को पहचानने की जिम्मेदारी सरकार पे भी है और समाज के हर वर्ग के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को अलग थलग करें और आपस में जो सभी लोग भाईचारे से रहते आ रहे हैं उस तरह से रहें, अपनी अपनी उपासना पद्धति का पालन करें, अपने अपने धर्म मजहब का पालन करें। लेकिन भारत के विरोधी जो गतिविधियां हैं उनके विरोध में सबको एकजुट होना पड़ेगा और ये राष्ट्रीय सहमति के विषय होने चाहिए। कश्मीर
फाइल के बाद अगर जी केरला स्टोरी में जो बताया गया है, इससे समाज को सबक लेना चाहिए और जो विध्वंसक तत्व हैं उनको अलग थलग करना होगा। तभी हमारे समाज की एकजुटता होगी, तभी भारत शक्तिशाली बनेगा, तभी यहाँ शांति सौहार्द का जो वातावरण है वो कायम रहेगा। तो इसमें योगी मॉडल से प्रेरणा लेने की आवश्यकता